अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम यूपी स्पेशल जीके के वे सभी प्रश्न देखेंगे जो पिछले वर्षों में लेखपाल या यूपी SSSC की अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ध्यान रहे कि लेखपाल परीक्षा में 100 में से लगभग 20 प्रश्न इस बार यूपी जीके से ही आने वाले हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी स्पेशल जीके से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है। और यदि आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा हो तो उसको आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। और इसका जो पहला ऑप्शन है वह है बमरौली हवाई अड्डा, और ये यूपी SSSC कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य परीक्षा 2025 में पूछा जा चुका है। और इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वह है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा लखनऊ, और जो लखनऊ में है। और इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वह है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या, और चौथा है खुरिया हवाई अड्डा आगरा। तो इसका जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है ये वाराणसी में है। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवाई अड्डे से भी, एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 2025 का ही क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। और यदि हम इसकी परीक्षा की बात करें, यूपी SSSC नेत्र परीक्षण अधिकारी 2015 का क्वेश्चन है। इसके बाद यह 2025 में भी दोबारा पूछा गया है। इसका जो ए ऑप्शन है वो बेतवा नदी, बी है शहजाद नदी, तीसरा है जामनी नदी, और चौथा है रिहंद नदी। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेतवा नदी, क्योंकि बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध बना हुआ है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो पहला जो है नौटंकी, ए, इसके बाद सोहर, तीसरा सी है स्वांग, और डी है कजरी। कजरी जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा, और स्वांग हरियाणा का है, और सोहर जो है ये बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। इसके बाद अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का उनकी भूमिकाओं से मिलान कीजिए। पहला जो कथन है वह है नाना साहब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, तो ये सही है। तो तारू भगत रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति, ये भी ठीक है। इसके बाद खान बहादुर खान बरेली में सरकार बनाई, ये भी ठीक है। मतलब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो देखें तो इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 डी सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर कांसीराम नगर कर दिया गया। और इसको यदि हम ऑप्शन देखें तो ए मैनपुरी, बी अलीगंज, सी मथुरा, डी कासगंज। तो आप लोग कांसीराम के नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कासगंज सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है, ये लेखपाल का 2015 का प्रश्न है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बी 73.3, 37.3। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। और यदि हम इसके परसेंटेज की बात करें तो इसका जो परसेंटेज निकल के आता है वो 68.8 निकल के आता है। इतना ग्रामीण जनसंख्या है। और यदि हम शहरी जनसंख्या की बात करें तो वह है, इसमें से आप वो कर सकते हैं 6.2% शहरी जनसंख्या है और 68.8 ग्रामीण जनसंख्या। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, खादर और बांगर उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं। ये भी जो यूपी SSSC कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य 2025 का क्वेश्चन है। और इसको हम यदि देखें तो पहला है लाल मृदा, दूसरा है जलोढ़ मृदा, सी है लेटराइट मृदा, और उसके बाद डी है काली मिट्टी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि गंगा यमुना द्वारा में जलोढ़ मृदा का निक्षेप ज़्यादा है। और इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है।
इसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। तो इसको यदि हम देखें तो पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो उन्नाव में है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत था। तो पहला ऑप्शन है 49.5%, दूसरा है 54.83%, तीसरा 47.71% और डी है 36% इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि महिलाओं की जो प्रतिशत जनसंख्या वो है 47.71%। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। आप लोग जानते हैं इसके साथ 4 प्रदेश हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। पहला है बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, और तीसरा है झारखंड, और चौथा है मध्य प्रदेश। यह पूरे देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, अपनी सीमा बनाता है। तो यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ ठीक है, झारखंड ठीक है, हिमाचल प्रदेश ये गलत हो जाएगा। और तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी और डी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती है। पहला जो ऑप्शन है वो है गंगा यमुना, दूसरा बी जो है गोमती और रामगंगा, सी जो है शारदा और खकरा, और डी जो है घाघरा और राप्ती। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी शारदा और खकरा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एका आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में 2021-22 में हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। और यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये किसानों के नेतृत्व में जमींदारों के विरुद्ध था। तो ये पहला ऑप्शन ही गलत है, मतलब ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैला, ये भी सही है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये भी ठीक है। एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, ये भी सही है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये, क्योंकि यह गलत है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ये यूपी SSC एक्सरे टेक्नीशियन 2024 का प्रश्न है। तो भदोही ये जानते हैं कालीन के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, सुहाग नगरी भी इसको कहते हैं। डी ललितपुर जो है ये यहाँ यूरेनियम और अन्य जो मेटल पाए जाते हैं। इसके बाद सी जो है रेणुकूट, तो रेणुकूट ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, सी है 6 और डी है 2। तो इसका 2 जो है ये सही हो जाएगा। और याद रहे कि चाहे संसद हो या विधानसभा हो, सबकी साल भर में 2 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इसी तरह ग्राम सभा की भी 2 बैठक होनी अनिवार्य है। इसके बाद हम अगला प्रश्न पे चलेंगे। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो महोबा जिला जो है, पहला जो है अवध, बी जो है पूर्वांचल, सी रोहेलखंड, डी बुंदेलखंड। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बुंदेलखंड, क्योंकि यह दक्षिणी क्षेत्र में झांसी के पास महोबा जिला है। और ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पान उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है भारत में निम्नलिखित में
कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला हवाई अड्डा बना? 2025 का ही क्वेश्चन है यूपी SSC का। ये जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, और बी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून, और इसके बाद जाली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? 2025 का क्वेश्चन है। नेत्र परीक्षण अधिकारी का पहला प्राकृत ब्राह्मी, पाली, नेपाली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि यह ब्राह्मी लिपि से ही इसका विकास हुआ है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो है मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है, जो सीमेंट निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो इसका पहला ऑप्शन है गिरुआ, दूसरा है रॉक फास्फेट, तीसरा है चूना पत्थर, चौथा है सिलीमेनाइट। सर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? पहला है 71%, बी है 75, सी है 80, डी है 85। तो ये लेखपाल का ही क्वेश्चन है, 2015 का है। तो आज हम लगभग 10-11 साल आगे हैं, तो मतलब उसमें 85% मतलब 15% जनसंख्या ही गैस का उपयोग कर रही थी। लेकिन आज के समय में यदि हम देखें तो लगभग यह आंकड़ा बढ़कर 15% से लगभग 65% तक चला गया है। मतलब इस समय 35% ही ऐसे लोग हैं भारत में जो परंपरागत लकड़ी या गोबर का उपयोग कर रहे हैं, बाकी सब गैस का उपयोग कर रहे हैं। और इसके लिए एक योजना बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 1 मई 2016 को बलिया से प्रारंभ हुई थी। पीएम द्वारा प्रारंभ की गई थी, और उस योजना का नाम है उज्ज्वला। जिसके माध्यम से पूरे देश में सभी गरीबों को या सभी परिवारों को गैस उपलब्ध कराया गया, LPG उपलब्ध कराई गई थी। इसके लिए कुछ आप लोग फुल फॉर्म रट लीजिए। जो पहला है LPG का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसके बाद होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके बाद होता है जो पाइपलाइन के माध्यम से सभी के घरों में आता है, आप लोग देखे होंगे, PNG पाइप्ड नेचुरल गैस। और इसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि तो जो LPG होती है, जो सिलेंडर होता है, उसमें कौन कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसको आप, पहला है ब्यूटेन और दूसरा है प्रोपेन। PP से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकड़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? UP SSC सहायक लेखा परीक्षक 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं, तो ये ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राकड़ मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, और इसमें 60% सिलिका होता है, तो ये गलत है। इसे पड़वा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो गलत है, क्योंकि पड़वा मिट्टी अलग होती है। इसमें 30% एल्युमिनियम होता है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मलय का युद्ध, नहीं हुआ था। राजगृह का युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि ये बिहार में। पाटलिपुत्र, ये भी नहीं हुआ था। कलिंग, उड़ीसा में, ये भी नहीं हुआ था। अब इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप जानते हैं जो मध्य क्षेत्र है उसमें गंगा यमुना का दुआब है, तो वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। चिकनी मिट्टी, तो जो रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, आप लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी है, ये इसका भी नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के जिले के बारे में सही है? इसका पुराना नाम मीसापुर था, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है, तो ये
ऐसा। उसके बाद अगला देखें तो सुंदरलाल मेमोरियल यहाँ स्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी, क्योंकि ए और सी सही है, बाकी गलत है। तो बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आप सभी लोग जानते हैं। इसका पहला ऑप्शन है हाथरस, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा है सी बुलंदशहर, चौथा है हरदोई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा और बुलंदशहर। न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके बाद अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत में वो शुरू की जिस दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन है 1631 रामनवमी, 1600 मकर संक्रांति, 1631 दिवाली, 1940 विवाह पंचमी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1631 रामनवमी, जो अभी जल्द ही आने वाला है। कुछ लोग व्रत भी रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना कब हुई थी? इसका जो पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1990, बी है 26 जनवरी 1991, सी है 15 अगस्त 1985, डी है 30 नवंबर 1989। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 30 नवंबर 1989। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं था? पहला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसके बाद शिवाजी समिति, अनुशीलन समिति, मातृ देवी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अनुशीलन समिति। और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित जिलों को उनके संबंधित ODOP एक जिला एक उत्पाद वस्तुओं को सम्मिलित कीजिए। तो भदोही जानते हैं, इसका कालीन हो जाएगा, कन्नौज का इत्र हो जाएगा, लखनऊ की चिकनकारी, जरी जरदोगी, मुरादाबाद धातु तिल। लखनऊ का जो चिकनकारी जरी जरदोगी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से सोने का प्रयोग करके कपड़ा या अन्य चीज़ें बनाई जाती थी, अन्य डिजाइन बनाया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, बी का पहला। तो इसका मतलब सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया था? 2025 का प्रश्न है। यूपी त्रिपल सहायक स्टोर कीपर 1992, 2005, 2001, 1996। का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1996। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोकप्रिय है? किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? पहला है पूर्वांचल, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल में भी ऐसे चीज़ें फेमस हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है? तो पहले तो ध्यान दीजिए, बटेश्वर मेला जो है वो आगरे में लगता है और नवंबर के महीने में लगता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2025 का ही क्वेश्चन है। पहला है फर्स्ट ए ऑप्शन कृषि प्रदर्शनियों और व्यापार के लिए, पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन हेतु, बी है धार्मिक अनुष्ठान और जुलूस, पशुधन के साथ पशु मेला, बिक्री कर विनिमय के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी बिक्रिया वस्तु विनिमय के लिए। इस बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। तो बुंदेलखंड पश्चिमी मैदान यानी दिल्ली के सटे इलाके, गंगा का मैदान, तराई का क्षेत्र यानी उत्तराखंड से सटे इलाके, और जो डी है दक्षिणी पठार यानी झांसी, महोबा, ये सब एरिया, ये सब बुंदेलखंड में आता है। तो बुंदेलखंड सही हो जाएगा दक्षिणी पठार। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रदेश, ब्रह्म प्रदेश। उस समय जो मध्य प्रदेश ब्रह्म प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सही आंसर हो जाएगा इसका सी।
इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो हरियाणा है, उड़ीसा नहीं है, बिहार है और मध्य प्रदेश भी है। इस जानते हैं आप लोग 8 राज्यों से यूपी की सीमा लगती है। और यदि हम इसको देखें तो पहला है बिहार, फिर इसके बाद आता है झारखंड, फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आता है एमपी, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है हरियाणा, फिर आता है उत्तराखंड, फिर आता है हिमाचल प्रदेश। मतलब आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 7 8 जिले जो 8 राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि इसमें अगर हम यूटी यानी दिल्ली को भी जोड़ दें तो टोटल 9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, गलत जोड़े को पहचानिए। तो ऊर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल मुरादाबाद पीतल के बर्तन, जौनपुर लकड़ी की नक्काशी और कन्नौज इत्र आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं बनते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके ज़िले में ओडीओपी के अंतर्गत आता है उसको ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके ज़िले में किस चीज़ का निर्माण होता है या ओडी के अंतर्गत कौन सा प्रोडक्ट आता है। और कम से कम अपने ज़िले के बारे में पता रहना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2004-05 से 14-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो पहला जो ऑप्शन है वो है 3.2%, 4.5%, 5% और उसके बाद है 2.1%। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, 3.2%। ये सब गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बुलंद दरवाजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, सही है। 2025 में क्वेश्चन आया हुआ। यह फतेहपुर सिकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, ये भी ठीक है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, ये भी ठीक है। इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था, ये गलत है, क्योंकि यह गुजरात विजय की याद में बनवाया गया था। अकबर जब गुजरात का विजय किया था उसी के याद में बनवाया गया था। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है? सिर पर बहुस्तरीय दीपों को संतुलित करना। इसको आप लोगों ने रील में भी देखा होगा। 2025 का ही क्वेश्चन है। रंगीन रिबन पकड़कर एक घेरे में नृत्य करना, ये गलत है। के साथ प्रदर्शन करना, ये भी गलत है। तलवारों के साथ नृत्य करना, ये भी गलत है। इसका पहला सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था? पहला जो ऑप्शन है वह है आदत अली खान, दूसरा है शुजा उद दौला, तीसरा है आसफ उद दौला, चौथा है वाजिद अली शाह। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आसफ उद दौला, क्योंकि इसी के अधीन का विकास हुआ था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? यूपी त्रिकलसी, कनिष्ठ विश्लेषक, औषधि। 2025 का क्वेश्चन न्यू क्लासिकल, इंडो सार्सेनिक, विक्टोरियन, गोथिक, आर्ट डेको। का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इंडो सार्सेनिक। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है बनारस घराने की प्रसिद्ध उमरी टप्पा गायिका थी। 2025 का ही क्वेश्चन है। ए रसूलन बाई, जो कि सही है, यही थी। इसके बाद बी है ठाकुर प्रसाद, राशिद खान, अन्नपूर्णा देवी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रसूलन बाई। एक बात ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम जो महिला थी उनका भी नाम अयाज रसूल था, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में जीआई टैग उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आगरा हस्त निर्मित कालीन, ये आप लोग जानते हैं ये भदोही में होता है, तो ये पहला ही इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। उसके बाद लखनऊ में चिकन क्राफ्ट यानी, उसके बाद फिरोजाबाद में कांच यानी सुहागनगरी है। कन्नौज में परफ्यूम या इत्र का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता है? बैल पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, घोड़ा है, डी जो है बाघ, ये नहीं है अर्थात ये गलत हो जाएगा, नहीं पाया जाता तो ये सही हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की थी? 2025 का क्वेश्चन है। ये है कासिम खान, बहाउद्दीन, आसफुद्दौला, डी है उस्ताद अहमद लाहौरी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर घोषित किया गया था। ये है कालबेलिया, ये जो है राजस्थान का नृत्य है, राजस्थान। इसके बाद छऊ जो है झारखंड का है, और इसके बाद ये उड़ीसा में भी इसका प्रचलन है। उसके बाद कुंभ मेला ये प्रयागराज का है। इसके बाद रामलीला जो है ये है उत्तर प्रदेश का, और इसी को 2008 में विश्व धरोहर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? परीक्षा को अगर देखा जाए तो यूपी त्रिपल लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार 2025 का है। पहला है रामपुर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, अतरौली घराना, ये है इनमें से कोई नहीं सही। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आगरा घराना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा जो घराने वाले प्रश्न, घराने वाला जो टॉपिक है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसको हमने वीडियो के माध्यम से बनाया भी है, आप लोग उसमें आसानी से ट्रिक के साथ रट सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 2015 का लेखपाल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक कोलोजियम के माध्यम से इनका नियुक्ति होती है। कोलोजियम के माध्यम से जो वरिष्ठ जज होते हैं वह सूची राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद उनकी नियुक्ति होती है। और ध्यान दीजिएगा, इसकी जो शपथ है वह राज्यपाल दिलाता है उच्च न्यायालयों के लिए, और जो इसका अगर पदमुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस समय उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जो जजों की मान्य संख्या वो है 160। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस माह में होता है? कार्तिक, चैत, माघ, श्रावण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रावण, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सावन के महीने में ही झूले वूले के साथ झूला झूला जाता है या ऐसी चीज़ें की जाती हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अकबर हो जाएगा, क्योंकि इसी ने राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई? तो जो कथक, ये उत्तर प्रदेश में इसका शुरुआत हुई थी, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज। और इसके बाद कथकली एक केरल का है, ओडिसी नाम से स्पष्ट है ओडिशा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष चालू की गई थी? पहला ऑप्शन 2019, 2017, 2020, 2018। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2018, क्योंकि 2018 में ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। और आप लोग सभी लोग बताइए कि ओडी के अंतर्गत आपके ज़िले का कौन सा उत्पाद है, क्योंकि अपने ज़िले के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा हो कि पेपर में आ जाए आप ही का ज़िला का नाम और आपको यही नहीं पता है
कि कौन सा आपके ज़िले में ODOP के अंतर्गत किसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म के शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है? 2025 का मंडी का क्वेश्चन है। ए है बिरहा, बी है सोहर, सी है चैती, डी है कजरी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सोहर। आपने पंचायत सीरीज में एक बहुत ही फेमस सोहर है, उसको सुना भी होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव पटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है? अब ये पहले भी ये आया हुआ था, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला, तो ये सही ऑप्शन है। पारंपरिक संगीत और नृत्य, ये गलत है। कृषि प्रदर्शनी व्यवहार, गलत है। धार्मिक अनुष्ठान जुलूस, गलत है। नन ऑफ दीज, सही ऑप्शन हो जाएगा ये। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये आगरा में होता है और ये पशु मेला है और ये नवंबर में आयोजित होता है। इन 3 चीज़ों को आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला हम लोग का क्वेश्चन है वो है मैथिली शरण गुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उनका जन्म झांसी में हुआ था। और इसके बाद जो बी जो है वह है उनकी पहली कृति रंग में भंग थी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, तो ये आप जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रपति की उपाधि दी थी और इस रचना के लिए दी थी, तो वो थी भारत भारती। और इसके हम ऑप्शन को देखते हैं। ए केवल ए और बी सही है। इसके बाद अगला जो है केवल ए सही है, दोनों ए और सी सही है, केवल सी सही है और नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी, ये दोनों सही हैं। बाकी और सब आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, तो ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी जी ने उन्हें भारत भारती के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दिए थे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो है मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जो ऑप्शन है वो है कथन है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 1880 में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद उनकी प्रमुख कृतियाँ प्रेमा गोदान शामिल हैं। इसके बाद हम लोग अगला जो सी वाला ऑप्शन देखते हैं वो है उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1966 को हुई थी। तो इसका जो सही इसके हम ऑप्शन देखें तो वो है ए केवल एक सही है, ये सही है। बी ए और सी सही है। सी जो है ए और बी सही है। डी केवल कथन बी सही है। तो देखिए गोदान तो उन्हीं की रचना है, प्रेमा किसी दूसरे की रचना है, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1936 या 38 के आसपास में हुई थी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये जब आप इन कवियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगी कि इनकी मृत्यु जो अच्छे अच्छे लेखक थे उनकी बहुत जल्दी हो जाती थी। इसको आप लोग पढ़ते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे इस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो इसका हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग और छायावाद के, छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और द्विवेदी युग और नई कविता और प्रयोगवाद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि ये प्रयोगवाद और द्विवेदी युग के प्रतिपादक थे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मधुशाला, क्योंकि उन्हीं की रचना है। और ब्रह्मदूत, चिता, इत्यालम ये किसी अन्य की रचना है। और मधुशाला बहुत ही अच्छी रचना है। यदि हम भारत के टॉप 10 रचनाओं की बात करें, जो चाहे उसमें कालिदास या अन्य कोई भी आता हो, उसमें एक मधुशाला भी बहुत अच्छी रचना है। इसकी जो पहली तो इसमें कई मतलब अच्छे तो इसको अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसका मैं पहला वाला आप लोगों को सुनाना चाहूँगा।
जो पहला इसकी जो शुरुआत है उसमें ये कहा गया है कि मदिरालय पीने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छी कविता है, अगर समय मिले तो इसको पढ़िएगा जरूर। मधुशाला मतलब इसमें भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर बताया गया है कि लोग भ्रम में रहते हैं कि कौन सा रास्ता हमें सतमार्ग की तरफ ले जाएगा, लेकिन यदि आप सही कर्म कर रहे हैं तो सभी रास्ते आपको सतमार्ग की तरफ ही ले जाएंगे। इसमें और भी कई अच्छे अच्छे हैं, जैसे मस्जिद मंदिर मस्जिद मार कराते प्रेम कराती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। बहुत अच्छी रचना है, इसको आप लोग पढ़िएगा अगर समय मिले तो। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचानिए। 2025 का क्वेश्चन है, महादेव वर्मा दीपशिखा, ये सही है। तो सही को पहचानने का मतलब था कि मतलब यही है, ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बीज रामधारी सिंह दिनकर, इनकी प्रथम आयाम ये गलत है। इनकी एक रचना है रश्मि रथी, बहुत अच्छी है, जिसमें आप लोग ये चीज़ देखते होंगे कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सतुप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये आप ही लोगों के लिए बनाई गई है, इसको भी आप लोग समय मिले तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी रचना है। इसके बाद यशपाल गीत गोविंद, जानते हो जो गीत गोविंद है जयदेव की रचना है। वह रामेश्वर शुक्ल होंगे, ये तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है नई कविता, बी है प्रगतिवाद, सी है छायावाद, डी है भौतिकवाद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी छायावादी युग के थे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व, मतलब ये लोग किससे जुड़े थे। पहला है कटक, गजल, कव्वाली, दस्ताना, कठपुतली। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गजल, ये लोग गजल गाते थे। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संबंधित थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह बख्त खान, क्योंकि ये बिजनौर जिले के थे। आज़ादुद्दौला, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, पंजाब के थे। और बख्त खान के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब 1857 की क्रांति हुई और भारत के वीरों ने, अर्थात जो भी उस समय लड़ रहे थे, उन्होंने जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो उस समय बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद जो बख्त खान थे, इनको कमांडर इन चीफ बनाया गया था, यानी सारी जिम्मेदारी यही देख रहे थे। जानते हैं उस समय वो बूढ़े हो गए थे, तो इसलिए सारी जिम्मेदारी यही देख रहे थे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से फतवा जहादारी का लेखक कौन है। ये कई परीक्षाओं में आता है और UP SSC कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला जो है अबुल फजल जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल रहीम सर शेख फैजी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है फतवाए जहांगीरी, और इनकी एक और रचना है तारीख फिरोज शाही। एक ये फिरोज शाही आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज़ आप लोग देखिए, जो अबुल फजल हैं, इनकी जो भी रचनाएं हैं उनको अच्छे से रख लीजिएगा, और शेख फैजी जो हैं, इनकी जो भी रचनाएं हैं उनको अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है। निराला अनामिका, तो सही है, इन्होंने अनामिका लिखा था। और इनका एक और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जूहू की कली, जो कि मुक्तक छंद का उदाहरण भी है। और इसके बाद प्रभात रंजन सरकार झूठा सच, तो ये गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी,
मधुशाला, अभी हमने मधुशाला के बारे में आपको बताया भी है। हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही शानदार रचना है, और हरिवंश राय बच्चन जी की नीर का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी रचनाएं हैं। ब्रजमोहन शर्मा आदमी, ये भी गलत, ये भी गलत, नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन हो जाएगा निराला, इनकी अनामिका और जूहू की कली, याद रखिएगा थोड़ा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला प्रश्न है वो है, सिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? पहला जो है वो है बलरामपुर, हमीरपुर, कासगंज, रायबरेली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है रायबरेली, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली में हुआ था। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है? तो इसके यदि हम ऑप्शन की बात करें तो पहला है कानपुर चिड़ियाघर, दूसरा है बी है गोरखपुर चिड़ियाघर, सी है दुधवा टाइगर चिड़ियाघर, और डी है लखनऊ चिड़ियाघर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी गोरखपुर चिड़ियाघर। ध्यान दीजिएगा, शायद इनको जो फांसी हुई थी शायद गोरखपुर में ही दिया गया था, इसलिए गोरखपुर का वो चिड़ियाघर है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा कवि अपनी रचना जेहाल मुस्की, इसको आप लोगों ने गाना भी सुना होगा इसका, के लिए प्रसिद्ध है, जो उर्दू गज़ल का पारंपरिक प्रोटोटाइप है। ये जो है परीक्षा यूपी SSC दंत चिकित्सा 2025 में पूछा गया है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अमीर खुसरो, इसके बाद जो बी ऑप्शन है वो है जॉन एलिया, सी है नज़ीर अकबराबादी, डी है इंतजार हुसैन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो, क्योंकि ये अमीर खुसरो की ही रचना है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध की समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं जो कुशीनगर है, यहीं पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी मल्लों के गणराज्य में। तो जो बुद्ध की, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर। लुम्बिनी, यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, और बोध गया यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ यहाँ प्रथम उपदेश दिए थे। यानी यहाँ मृत्यु, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, इसे बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश। और आप लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से कर लीजिएगा, खासकर बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म से चाहे UPSC हो, PCS हो, चाहे जो स्टेट के और जो एग्ज़ाम है सभी में पूछा जाता है इनसे संबंधित, क्योंकि बुद्ध मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से ही जुड़े रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से संबंधित है। पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी अशफाक उल्लाह खान, डी बख्त खान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी अशफाक उल्लाह खान। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की नहीं है? पहला जो है शांति धर्म, बी है जीने के लिए, डी है पीबो दास, और डी है जय यौथेश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि शांति धर्म इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं की रचना है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो है निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो इसका पहला है वो है अब्दुल फैजी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, और इसका जो देखें तो वाराणसी, फर्रुखाबाद, निहालपुर, आगरा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि देखा अब्दुल फैजी का जो जन्म था वो आगरा में हुआ था, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुर में हुआ था, उसके बाद महादेवी वर्मा का जन्म वाराणसी फर्रुखाबाद में हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ही शानदार है, रानी लक्ष्मीबाई की विजयता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की थी? सरोजिनी नायडू। इनका एक
बुक है जिनका नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसको याद रखिएगा। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान, आप लोग इस कविता को बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही शानदार कविता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों का निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो जो पहला है वो है पंडित रविशंकर, जो कि वाराणसी में उनका जन्म स्थान दिया हुआ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, सौरभ शुक्ला गोरखपुर और मुजफ्फर अली प्रयागराज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि ये ध्यान दीजिए, हमको लग रहा है कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो 2025 में आया हुआ है। इस बार प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से थे? तो पहला है पटियाली, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पटियाली, क्योंकि उनका जन्म पटियाली में ही हुआ था। इसके बाद अमीर खुसरो के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी लगातार क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है? पहला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। और अलीगढ़ मुस्लिम 1920 में, इनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, थोड़ा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, जो है मधु स्वप्न के लेखक कौन है? पहला है धर्मवीर भारती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, बाबू गुलाब राय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। और ध्यान दीजिए आप लोग, राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं बार बार आ रही हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और धर्मवीर भारती की बात करें तो गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय और कई रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो जितने रचनाकार के नाम आ रहे हैं उनको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधी सूफी कृति इन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? तो पहला जो है लोरिक चंदा, नाम ही चंदायन है तो लोरिक चंदा ही वो करेंगे ये। हीर रांझा, नल दमयंती, लैला मजनू। सही ऑप्शन हो जाएगा लोरिक चंदा। तो नाम से भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंदायन इनका खुद का नाम है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है अनुज तिवारी, बी है विश्वनाथ घोष, सी है बालेंद्र द्विवेदी, डी है अमीश त्रिपाठी। इनकी जो पुस्तकें हैं वो है जियो बनारस, दूसरी है मदारीपुर जंक्शन, तीसरी है बाराबंकी द प्रोफेसर द पंडित एंड द पुलिसमैन, और चौथा है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि पहले का चौथा हो अनुज तिवारी की जो पुस्तक है वो है सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। उसका विश्वनाथ घोष की जो रचना है वो हो जाएगी बाराबंकी द प्रोफेसर ऑफ द पंडित एंड द पुलिसमैन, और सी है बालेंद्र द्विवेदी। तो इसका जो हो जाएगा वो है मदारीपुर जंक्शन। और अमीश त्रिपाठी, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जियो बनारस। अभी देखिए द पंडित, यानी UPSI की परीक्षा में देखिए इस पर थोड़ा समस्या खड़ी हो गई है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के कौन सा सरकारी संस्था है? तो इसको यदि हम लोग 2025 का क्वेश्चन है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वह उत्तर प्रदेश की योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग, बी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सी जो है आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार, डी जो है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि जो
उत्तर प्रदेश की योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महाकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो आप सभी लोग जानते हैं पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था और आखिरी कलाम, इसको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय कला और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है? AMU, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू, BHU। इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा BHU, क्योंकि ये भारत कला भवन संग्रहालय BHU में ही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जिसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? A. एनी बेसेंट, B. देवी सिंह, C. बाल गंगाधर तिलक, D. मदन मोहन मालवीय। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मदन मोहन मालवीय हैं इन्होंने BHU की स्थापना की थी 1916 में, लेकिन जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना है उसको एनी बेसेंट ने किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो है निम्नलिखित कथनों का उनके संगत विश्वविद्यालय के साथ मिलान करें। यूपी का पहला विश्वविद्यालय, यूपी और एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, तीसरा है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, चौथा है यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। इसके ऑप्शन यदि हम देखें तो पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी है मुरादाबाद, सी है राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसको यदि हम देखें तो जो यूपी का पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी डी। इसके बाद यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, तो ये हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब ये। उसके बाद तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा बी। उसके बाद यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय टंडन, ये हो जाएगा सी। DA B C, ठीक है, इसका पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और राष्ट्रीय टंडन जो है वो भी प्रयागराज में ही स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन का मुख्य रूप से श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान कीजिए वास्तुकारों का। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो पहला जो ऑप्शन है वो है सर स्वीनन जैकब और श्री हीरा सिंह, क्लॉड मार्टिन और लॉरी बेकर, ली कोर्बुसिए और विलियम एमरसन, डी है सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो और चौथे बाद हम लोग अगला जो ऑप्शन है उसको देखेंगे तो वो है नन ऑफ दीज। तो इसको यदि हम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सर स्वीनन जैकब और हीरा सिंह, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और एडविन लुटियंस इन्होंने दिल्ली का जो डिज़ाइन है उसको तैयार किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व को से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, बाबर। सही ऑप्शन हो जाएगा अकबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? इसके जो ऑप्शन देखें तो पहला है अलकनंदा, भागीरथी गंगोत्री, दूसरा सी देवावाहिनी, भागीरथी मंदाकिनी। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ये अलकनंदा और भागीरथी। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो है सूची ए को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो पहला है आगरा बैराज परियोजना, दूसरा है रामघाट बांध परियोजना, तीसरा है बदायूं सिंचाई परियोजना, चौथा है कन्नार सिंचाई परियोजना। और यदि सूची की बात करें तो पहला है ए रामगंगा नदी, बी यमुना नदी, सी कन्नार नदी, डी बेतवा नदी। तो इसको यदि हम देखें तो आगरा बैराज जो है आप सभी लोग जानते हैं कि ये बी होगा।
कि आगरे के पास यमुना नदी ही बहती है। इसके बाद यदि हम लोग अगले की तरफ देखें तो रामघाट बांध परियोजना, ये रामगंगा नदी, ये भी नाम से स्पष्ट है। और इसके बाद हम लोग आएंगे बदायूं, जो कि है उन्नाव में। तो यहाँ जानते हैं आप लोग, ये बेतवा नदी पे हो जाएगा। और उसके बाद कन्हार नदी पे हो जाएगा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो होगा डी, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का डी। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कन्हार पे हो जाएगा, बदायूं, बेतवा। तो थोड़ा आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है। जो पहला क्वेश्चन है वो है बरुआ झांसी, गरई मिर्जापुर, चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रावल महोबा। और इसके बाद है नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गरई मिर्जापुर में यह बांध अवस्थित है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरौरा बांध की बात की जा रही थी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ये गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, शाहजहां, हरदोई, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, आजमगढ़, मऊ, बलिया। इसके बाद नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, क्योंकि लखनऊ के पास ही गोमती नदी बहती है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, फुल्हड़ झील से निकलती है, पीलीभीत से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है लखनऊ, शाहजहाँपुर, हरदोई। और ये ऐसी नदी है जो मतलब हिमालय या कोई नदियों पहाड़ी एरिया से नहीं निकलती है, ये झील से ही निकलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती। बेतवा बहती है, सरयू बहती है, उसके बाद चंबल भी बहती है। उसके बाद महानदी जो है यह उड़ीसा की नदी है। इसमें हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीना बांध किस नदी पर है। तो ये हो जाएगा बेतवा नदी, 2015 का मंडी से जो का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है। गोमती, सरयू, घाघरा, यमुना। तो जानते हैं वहाँ सरयू नदी है, अयोध्या में होकर बहती है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है। ललितपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, पिपरी यानी सोनभद्र। तो इसका डी सही हो जाएगा। और कृत्रिम झील भी है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 9, और इसको ध्यान दीजिएगा। और कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो 8, और यदि दिल्ली को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हो जाएगा 9। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था। पहला जो ऑप्शन है वो है 2002, 2003, 2004, 2005 और 6। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2005 और 6। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर कहा जाता है। वाराणसी। लेखपाल 2022 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, वाराणसी सही हो जाएगा। और सबसे पुरानी नगरी भी है, इसको आप लोग जानते हैं, लखनऊ, बाराबंकी, भोपाल। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, वाराणसी। तो भारत की जमींदारी भू व्यवस्था इसके काल में लागू की गई। तो विलियम बेंटिक, इसके समय में सती प्रथा 1829 में तो पास हुआ था। फिर उसके बाद डलहौजी, आप लोग जानते हैं, हड़प नीति। और उसके बाद इसी के समय में रेल, और इसके बाद इसी के समय में तार, और इसी के समय में PWD, ये तीनों चीज़ की व्यवस्था हुई थी। और इसी समय चार्ल्स वुड डिस्पैच भी आया हुआ था, जो कि शिक्षा से संबंधित था। और इसी के समय में पहली बार वो क्या कहते हैं कि सिविल सेवाओं का परीक्षा भी हुआ था। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके काल को। फिर कार्नवालिस, इसी के समय में भू व्यवस्था लागू की गई थी। इसको आप सभी लोग जानते हैं, पुलिस सिस्टम या जो हम लोगों के जो कोड हैं वो सिविल कोड हैं वो इसी के समय लागू हुए थे। और
इसके बाद हम लोग यदि कैनिंग की बात करें तो यह भारत का पहला वायसराय था। और ये विलियम बेंटिक की बात करें तो यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? पहला है कानपुर, रेणुकूट, मेरठ, मिर्ज़ापुर शहर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रेणुकूट, क्योंकि वहीं पर ऐसी धातुएं मिलती हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसके यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो है वो है स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तनम में स्थित है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था। तो यह ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़े। स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 45.6 मीटर है। सी, निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य काल की फूल की नक्काशी है। इसे 249 ईसा पूर्व में राजा अशोक द्वारा बनाई गई पुरानी परंपरा को संचालित संरचना को प्रस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनाया गया था। और इसको यदि हम देखें तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बाकी सब सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादक में वृद्धि से, पशुपालन से, दुग्ध उत्पादन से, और इसके बाद डी जो है ABC यानी तीनों से। चौथा नन ऑफ दीज। तो यदि हम इसकी बात करें तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से, तो ये सही हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो इसके जो जन्मदाता थे मतलब जो जनक हैं उनका नाम है सैम पित्रोदा। उन्होंने ही पीली क्रांति की शुरुआत की थी। इसके बाद पशुपालन है और दुग्ध उत्पादन है, ऑपरेशन फ्लड, इसको आप लोग जानते होंगे। और इसके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन, इसको भी ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीनाथ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हरिओम पवार, सुबोध राय। यदि हम इसको देखें तो डॉक्टर स्वामीनाथन ये हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं और इन्होंने 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था। इसके बाद पादपालय यानी हर्बियम एक सुविधा है रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, पौधों को संकटापन्न प्रजातियों के से संरक्षण के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि नियंत्रित परिस्थितियों में मतलब आर्टिफिशियल परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए, मतलब जो जीन बैंक या जो भी होते हैं उनसे संबंधित है। भारतीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पहला है कोची, हैदराबाद, मुंबई, त्रिवेंद्रम। सही ऑप्शन हो जाएगा ये कोची। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता? ड्रिप सिंचाई, सहकारी खेती, काश्तकारी सुधार, और डी है चकबंदी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप कभी कभी ऐसा होता है कि सभी ऑप्शन मतलब समझ में नहीं आता है कौन सा सही है, तो इसके लिए आप लोग हमेशा एक बात ध्यान दिया करिएगा कि जो ऑप्शन अलग लगे वही ज़्यादातर सही होता है। तो ड्रिप सिंचाई जो है ये इन तीनों से अलग रहता है, क्योंकि सहकारी खेती एक तरह से सुधार की बात हो रही है, काश्तकारी खेती ये भी सुधार की बात हो रही है, चकबंदी ये भी सुधार की बात हो रही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि इसका जो ड्रिप सिंचाई है सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सुधार के अंतर्गत नहीं आता, भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता। उसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। तो पहला है वाराणसी रिवर फ्रंट, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है काशी विश्वविद्यालय, और चौथा है इलाहाबाद का किला। तो ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को में इनमें से कोई भी संरक्षित नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। पहला है 27 प्रतिदिन के आय पर, 37 प्रतिदिन के आय पर, 32 प्रतिदिन के आय पर, और नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो जब 32, यानी अगर कोई 32 रुपये से ऊपर अगर कमा रहा है तो वह गरीबी आधार निर्धारण का ये सीमा है 32 रुपये।
इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। मेहताब बाग लखनऊ, शंकर विमानन मंडपम प्रयागराज, लाल किला आगरा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। सही ऑप्शन हो जाएगा ये मेहताब बाग, ये लखनऊ में नहीं है, बाकी शंकर विमानन मंडपम प्रयागराज में है। इसको आप लोग संगम किनारे देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो है लाल किला, आप सभी लोग जानते हैं लाल किला और ताजमहल आगरा में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम लखनऊ में है। और उसके बाद देखते हैं महालवाड़ी प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो ये जानते हैं आगरा और अवध, बंगाल एवं बिहार, पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि महालवाड़ी जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू किया गया था। तो ये जो 3 है इसको आप लोगों को बस इस तरीके से कर देना है और 0 लगा देना है और परसेंटेज कर देना है, तो हो जाएगा 30%। और इसके बाद एक और पूछा जाता है बहुत कि जो अस्थाई बंदोबस्त था वो कहाँ पर लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात करें तो ये बंगाल बिहार में लागू किया गया था। और कभी कभी इसका भी परसेंटेज पूछ लिया जाता है कि कितने % पर लागू किया गया था। तो यस, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त यस जो है वो अगर हम ABCD के अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो कितने नंबर पे आएगा? तो ये आता है 19 नंबर पे, तो अर्थात इसका 19% सही हो जाएगा। और अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी और एक होता है रैयतवाड़ी। तो रैयत अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 49%। तो जो रैयतवाड़ी है वो आ जाएगा 51% पे। रैयतवाड़ी मतलब जो दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ पर इसको रैयतवाड़ी को लागू किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद लठमारौली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल। सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बरसाना। और ध्यान दीजिएगा बहुत परीक्षाओं में बहुत बार पूछ चुका है। यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन ये अन्य कई परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वह PCS हो चाहे अन्य परीक्षाएं हों। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर का स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? अभी आया था तो 2024 में फिर आया है, शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब। सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अकबर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों में महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा जौनपुर। ये अगर 6 रेशियो में अगर इसको देखा जाए तो जौनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला है। और इसको यदि हम देखें तो मतलब इसमें 1000 से ज़्यादा महिलाएं हो जाती हैं पुरुषों के। उसके बाद यदि हम अगले की बात करें तो भारत में महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 1828, 1843, 1833। सही ऑप्शन हो जाएगा 1833 और 1853। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी दिन मतलब इसी वर्ष ट्रेन चली थी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मुंबई से ठाणे, लॉर्ड डलहौजी के समय में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC की स्थापना हुई थी। यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 1966, दूसरा है 1974, सी है 1982, डी है 1999। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करता है, इसका गठन किया गया था 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1948 को, 16 जुलाई 1965 को, 16 जुलाई 1938 को। जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ये 16 जुलाई 1929 को। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आगरा किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आगरा किले के बारे में यदि हम देखें तो इसका निर्माण अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में हुआ था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर इसके हम ऑप्शन की बात करें तो दोनों कथन ए और बी सही हैं, केवल ए सही है। दोनों कथन ए और सी सही हैं, केवल कथन बी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ए और सी सही है। इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में शुरू हुआ था, ये गलत है। बाकी अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया था।
और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली योजना है? इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, मनरेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सही ऑप्शन है मनरेगा, जिसको नाम वाम सब चेंज कर दिया गया है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो वो है, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन 1967-68, 1977-78, 1987-88, 1997-98। जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी 1967 और 68। जिस समय ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उसी समय इसको चालू किया गया था। इस बार अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? पहला है गरिया, थारू, बुक्स आएगा। तो थारू ये जानते हैं दीपावली को सूप के रूप में भी मनाते हैं, इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुगंध एवं सूरत विकास केंद्र FFDC की स्थापना UNDP, UNIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है वो है 2000, 1989, 1995, 1987। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1989। और ध्यान दीजिएगा, जो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो इसको लखनऊ को IT शहर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, यूपी में कौन कृषि निवेश में नहीं आता? तकनीकी ज्ञान, खाद, सिंचाई, बीज। देखिए इसमें जो तकनीकी ज्ञान है कृषि निवेश में नहीं आता, वो थोड़ा अलग है। बाकी सब कृषि से सीधा संबंध रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसलिए सही हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन ये बार बार पूछ रहा है आप लोगों से। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो पेट 2025 की परीक्षा हुई थी उसमें ऑप्शन ही पूछा गया था या नहीं पूछा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, ये सही है। और राजमुंदरी यहाँ आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर तंबाकू का अनुसंधान संस्थान है। शिमला, यहाँ पर आलू का अनुसंधान संस्थान है और इस कोलकाता है। तो अगला क्वेश्चन फिर हम लोग बढ़ेंगे। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? और इसका जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका सही ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से ही जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, यूपी BSNL का पंजीकरण कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लखनऊ में ही स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, लेखपाल का क्वेश्चन है 2022 का। मत्स्य, कृषि, कपड़ा, खनन। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में कृषि ही सब कुछ है, बाकी चीज़ें बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेटल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, खान उन कुछ नहीं है, बहुत कम है, इसलिए कृषि ही सही होगा। इसके बाद उत्तर निम्नलिखित में किस किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? मतलब IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ। आप सभी लोग जानते हैं कि IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया। इसका जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून, इसके बाद वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, बीरबल साहनीपुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का डी। लेकिन आप लोग इन सब को भी याद रखे रहिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ को याद रखे रहिएगा, मतलब ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है।
और इसके बाद वन अनुसंधान संस्थान, ये भी देहरादून में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन तब बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूँ। उत्तर प्रदेश में मतलब भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद आता है गन्ना, जो कि सही ऑप्शन है। गन्ना एक व्यावसायिक फसल है, वाणिज्यिक फसल है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। एवं मक्का, चावल। तो बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? पहला ऑप्शन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम सभी युवाओं के आदर्श हैं। उसके बाद बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी जयप्रकाश नारायण, डी नरेंद्र मोदी। इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए यानी APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। 2015 लेखपाल में ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगरा और कानपुर, जो कि सही है, यहाँ पे चमड़े के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग जानते हैं कानपुर तो फेमस ही है, आगरे में जूता वूता बनता है चमड़े का। इसके बाद सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर, रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ। तो यदि हम देखें तो इसका सही ऑप्शन आगरा और कानपुर, यहाँ चमड़े का कार्य होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। भारतीय कला और सांस्कृतिक संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिषद में स्थित है? ऑप्शन है 2025 स्टोर कीपर 2025 का क्वेश्चन है। AMU, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय BHU। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा BHU, क्योंकि इसी परिसर में स्थित है। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? यानी रोलिंग प्लान जो था, वर्ष लेखपाल का ही क्वेश्चन है 2015 का। वर्ष 1971 से 78 तक, वर्ष 1978 से 80 तक, 80 से 85, 92 से 99। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 78 से 90। कभी कभी पूछ लेता है किसके समय में चलाई गई थी, तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यदि इसके हम लोग ऑप्शन को देखें तो वो है 16 अगस्त 2007, 26 सितंबर 2008, 26 नवंबर 2009, 26 दिसंबर 2006। जो ऑप्शन का सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ये 2007 में शुरू की गई थी। इसके बाद भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। वह भावे, ये सही ऑप्शन है, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भूदान और ग्राम आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? कई परीक्षाओं में CDS, PCS कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी न कभी किसी परीक्षा में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद जो स्वामी विवेकानंद हैं 1893 में शिकागो गए थे, वहाँ अपना प्रसिद्ध भाषण या स्पीच दिए थे। ये हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और इसके बाद युवा दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग इनके जन्मदिन पर, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और इसके बाद यदि हम देखें तो महात्मा गांधी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी कुछ वो हैं यंग इंडिया, द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और हरिजन पत्रिका, और कई चीज़ें हैं। और इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वामीनाथन भारत के किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं? नीली, श्वेत, हरित। ध्यान दीजिएगा, श्वेत वर्गीज कुरियन, पीली सैम पित्रोदा। श्वेत जो है ऑपरेशन दूध से संबंधित है, पीली जो है वो दलहन से, दलहन कह रहा हूँ, तिलहन से संबंधित है। उसके बाद नीली जो क्रांति है मत्स्य से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं करता? ये है शिक्षा। तो शिक्षा जो है कृषि पर निर्भर नहीं करता। बाकी बागवान उद्योग, चीनी उद्यान, सूती। आप लोग देखिएगा जो अलग अलग ऑप्शन लगे वो ज़्यादातर सही होने के चांस उसके होते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, फैजाबाद।
तो इस क्वेश्चन को देख के आप लोग एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि जो अनुसंधान संस्थान है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। तो इसको आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक कृषि का प्रचलन किस देश में शुरू हुआ? पहला है चीन, भारत, पूर्व सोवियत संघ, क्यूबा। तो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। आप लोग क्यूबा के बारे में थोड़ा एक बात ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए इसको किसका कटोरा कहा जाता है। और बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध बरुआ सागर किला द्वारा बनाया गया था? शमशेर खान, राजा वीर सिंह, 2025 का क्वेश्चन है, राजा गंगाधर राव, राजा उदित सिंह। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजा उदित सिंह। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आप लोगों ने इसको देखा था, मैंने आप लोगों को बताया 8 2022 का लेखपाल का ही प्रश्न है। आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर डीप में पढ़ाइए। आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थात हम लोग को बेसिक सबसे ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आप लोगों ने जो यूपी SSSC का जो लास्ट जो परीक्षा हुई है वो हुई है, लास्ट जो परीक्षा हुई है वो बहुत ही, उसका लेवल बहुत ही सामान्य रखा गया था। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले बेसिक क्लियर करिए, फिर उसके बाद डीप में जाने का प्रयास करिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देसाई, मार्शल, नॉर्मन बोरलॉग, आगरवन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग हैं, इनको हरित क्रांति का, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में देखा जाए तो हमारे एम एस स्वामीनाथन जी हैं, जिनको हाल ही में भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की थी? उस्ताद अहमद लाहौरी। सही है। इन यूपी SSSC 2025 का क्वेश्चन है। कासिम खान, बहाउद्दीन, आसाफुद्दौला। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा ये अक्टूबर और नवंबर में। अभी हम लोगों ने इसको जल्दी बोया है और अब काटने का समय भी आ रहा है, क्योंकि अप्रैल के लास्ट में इसको काट लिया जाता है। दिसंबर, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर। सही ऑप्शन है वो है ए। तो अब इसको हम लोग काटेंगे, क्योंकि इस समय देखा जाए तो इस समय फूट रहे हैं वो सब। उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया था? इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसके ऑप्शन यदि हम देखें तो 1950, 1960, 1970, 1980। सही ऑप्शन है 1900। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। भारत में स्थित किस शहर की विश्व की सबसे पुराना शहर माना जाता है? किस शहर को विश्व, तो इसका ऑप्शन देखें लेखपाल का ही है। 2013 में लेखपाल की परीक्षा हुई थी। कुशीनगर, जहाँ बुद्ध का जन्म मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। वाराणसी। सही ऑप्शन है। आगरा व सारनाथ। तो सही ऑप्शन वाराणसी। इसको सबसे पुराने, विश्व का सबसे पुराना शहर के बारे में जाना जाता है, और ये महादेव की नगरी है। श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर यहीं स्थित है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है वह नवाब ब्रांड, शाही ब्रांड, अवध ब्रांड, राजा ब्रांड। तो इसका सही ऑप्शन है वह नवाब ब्रांड। क्योंकि ये जो ये आम होते हैं वो सबसे ज़्यादा लखनऊ के साइड में ही होते हैं, और आप जानते हैं लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ? पहला है वाराणसी, कन्नौज, बरेली, लखनऊ। तो आप लोग जानते हैं लखनऊ में ही इसका सेंटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इत्र बनाया जाता है? फर्रुखाबाद, कन्नौज, मुरादाबाद, लखनऊ। सही ऑप्शन जो है ये कन्नौज। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर्ष ने यहीं पर अपनी राजधानी इसको बनाया था। इसके बाद और इसके लिए कई युद्ध भी हुए इसको हासिल करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है?
ऑप्शन है देवरिया और गोरखपुर, सहारनपुर, हरदोई, मथुरा, अलीगढ़, इलाहाबाद और फतेहपुर। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, क्योंकि ये देवरिया और गोरखपुर साइड ही इसकी खेती होती है। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है? आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में वैसे तो आदर्श स्थिति नहीं है कपास के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बुआई होती है। इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो है अक्टूबर दिसंबर में, जून जुलाई में, अप्रैल मई में, जुलाई अगस्त में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि इसी समय आप लोग जानते हैं धान की रोपाई होती है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग जानते हैं अपना प्रयागराज। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है मान्यवर श्री कांसीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मेरठ, कन्नौज, बांदा, चित्रकूट। सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बांदा। बांदा में श्री कांसीराम जी की कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है और इनका अभी अभी जन्मदिन भी मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्य का कौन सा जिला पान उत्पादन में विशेष रूप से जाना जाता है? ललितपुर, महोबा, कानपुर, वाराणसी। सही ऑप्शन है वो है महोबा, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो एक बनारसी पान बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं अफीम। उत्तर प्रदेश में अफीम में अग्रणी जिला कौन सा है? ये कोई जानते नाम में ही गांजा है। और उसके बाद बागपत, प्रतापगढ़, बाराबंकी, लेकिन जो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी मेरठ। सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, 1985, 1966, 1973। सही ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 1966, यानी जब हरित क्रांति हो रही थी उसी समय मत्स्य विभाग की भी स्वतंत्र रूप से स्थापना उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1989, 1990, 1991, 1992। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1989। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज। जो सही ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा बी, कानपुर में आजाद चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ध्यान दीजिएगा जो आजाद पार्क है प्रयागराज में है, लेकिन इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन सुल्तानपुर, बी प्रयागराज इलाहाबाद, सी वाराणसी, डी अयोध्या फैजाबाद, ई नन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अयोध्या। नरेंद्र देव का जो कृषि विश्वविद्यालय है अयोध्या में ही स्थित है। इस बार अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, उड़द, ये चना, गन्ना है। उड़द जो है ये उर्वरता बढ़ाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मतलब जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है उसको कुछ ऐसे राइजोबियम, नास्टार्गिना बिना कई कुछ ऐसे जीवाणु या होते हैं जो उसको चेंज कर देते हैं। मतलब आसमान या हमारे वातावरण से लेकर वो मिट्टी तक पहुंचा देते हैं। कौन सी फसल मृदा की नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सूरजमुखी, मक्का, मटर। आप लोग जानते हैं अभी इसकी बात हुई, मटर सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ? मेरठ, आगरा, बरेली, कन्नौज। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसके जो ऑप्शन है वो है 1944, 1946, 1948, 1900। जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1944, जिसमें पशुपालन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। गोकुल पुरस्कार
योजना का संबंध है कृषि, भेड़ पालन, दुग्ध उत्पादन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। जो गोकुल पुरस्कार परियोजना है वो नंद बाबा परियोजना के अंतर्गत ही चलाई जा रही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड प्रथम यानी फर्स्ट कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1970, 73, 1975। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1973। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है ए है आगरा, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद। तो जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, यानी आगरा में किया गया था। उत्तर प्रदेश में सहकारी कानून कब बनाया गया था? ध्यान दीजिएगा इसको। 1950, 60, 65, 70। सही ऑप्शन है 1960। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसको ध्यान दीजिए। लेखपाल की परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 1950, 1960, 1965 और 1950, 1954, 1955 और 1956। तो वो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1954। और ध्यान दीजिएगा ये लेखपाल के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा 1999 और 2000 इसी के समय राष्ट्रीय बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। और 1998 में KCC को भी प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? पठारी क्षेत्र, तराई क्षेत्र का इलाका, अनिश्चित वर्षा और मैदानी भूभाग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है तराई का इलाका, क्योंकि तराई का इलाका जो है ये उत्तराखंड से सटे जितने इलाके हैं उत्तर प्रदेश के वहाँ होता है। और इसका कारण जो है वो है कि उत्तराखंड में बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो जब वर्षा मतलब मानसून चल के आता है तो उससे टकराता है और जिसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में। और आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर क्लाउड बस्ट और कई अन्य चीज़ें होती रहती हैं उत्तराखंड में। इसके बाद कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई? इसके जो ऑप्शन है वो है 1964, 1975, 1987, 1988। सही ऑप्शन है 1960। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? नाबार्ड, IMF, विश्व बैंक और राज्य सहकारी बैंक। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा मतलब की सहायता से चलाई जा रही है। ये सब लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कानपुर, मेरठ, सीतापुर, लखनऊ। इसका जो सही ऑप्शन है वो है लखनऊ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है आगरा, मथुरा, बरेली, कानपुर। सही ऑप्शन है वो है मथुरा। और मथुरा में आप लोग जानते हैं बकरी का शायद अनुसंधान भी वहीं पे स्थित है। और बरेली का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बरेली यहाँ पे एक इज्जत नगर है जहाँ पे पक्षियों का अस्पताल या कुछ उनसे संबंधित चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद कानपुर में जानते हैं दलहन वाला है। और आगरा बटेश्वर मेला और नवंबर के महीने में लगता है, ऊपर आप लोगों ने देखा। इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 और 2004। तो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, यानी 2002 में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना की गई थी। बीज में 2 वर्ड हैं, 2002 याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? गंगा यमुना दोआब, रोहेलखंड, बुंदेलखंड। इसके बाद जो अगला वो है ऑप्शन है वो है ए, बी और सी। तो इसको यदि हम लोग देखें तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ये
सभी जगह, चाहे वो गंगा यमुना का दोआब हो, रोहिलखंड हो, बुंदेलखंड हो, हर जगह इसकी खेती की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन है 1995, 98, 2003। 2003 यानी सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 1998। अभी ऊपर मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। निम्नलिखित में कौन एक उत्तर प्रदेश का तंबाकू उत्पादक जिला नहीं है? वाराणसी, मेरठ, बलिया, मैनपुरी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेरठ, क्योंकि मेरठ में मेरठ आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी यूपी साइड पड़ता है। वहाँ पर कोई मतलब तंबाकू जैसा उत्पादन नहीं होता। और आप लोगों को मैंने अभी बताया जो तंबाकू है उसका जो उसको राजमुंद्री में उसका संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन देखा जाए तो ए है कानपुर, बरेली, इटावा, लखनऊ। सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। इसका थोड़ा इंग्लिश देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? और ऑप्शन हम लोग देखें तो ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन जो है वो है ए बुंदेलखंडी, बी खड़ी बोली और सी अवधी, डी ब्रजभाषा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली, क्योंकि यहाँ पर खड़ी बोली ही बोली जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। शहर है मतलब शहर पूछ रहा है, 2015 का लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन ए है कानपुर, और इसके बाद दूसरा लखनऊ, अलीगढ़, बरेली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर, क्योंकि कानपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, शहरी जनसंख्या है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा मुरादाबाद। सुहाग नगरी भी कहा जाता है। चूड़ी का उत्पादन, कांच का जो भी हो सब यहीं से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? सही ऑप्शन 75। ये भी उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लेखपाल 2015 का ही क्वेश्चन है। झांसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आगरा। सही ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसको हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है 1989 में, बी है 1969 में, सी है 1979 में, डी है 1959 में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है डी 1969 में। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? सेब उत्पादन, अंडा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, शलजम उत्पादन। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अंडा को रजत क्रांति भी कहा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद सेब में एक कभी कभी प्रश्न आ जाता है परीक्षाओं में कि कौन सा मतलब रसायन पाया जाता है, तो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है। तो बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार के लिए कौन सा जिला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, प्रमुख है? तो इसके ऑप्शन यदि हम देखें तो वो है लखनऊ, फिर उसके बाद है उन्नाव, सहारनपुर, इलाहाबाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जैसे आप लोग संतरा और सहारनपुर थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रयागराज के बगल में प्रतापगढ़, यहाँ पे आंवले का उत्पादन होता है। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड बॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कानपुर, सहारनपुर, झांसी, ललितपुर। सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, झांसी। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली
आम की प्रजाति कौन सी है? चौसा, दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो है दशहरी आम मिलता है उत्तर प्रदेश में, और चौसा बहुत स्वादिष्ट होता है, लंगड़ा भी है। ये सब हमको लग रहा है कि ये लंगड़ा तो वाराणसी का है, सफ़ेदा ये सब आम के किस्में हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? जबलपुर, कानपुर, अयोध्या, पंतनगर। ऑप्शन बी सही है, पंतनगर। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 1954, 1978, 1992, 1996। सही है 1992। लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतिम जो क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में एड्स नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना कब की गई थी? जून 1990, मार्च 1991, अगस्त 1992, नवंबर 1994। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा अगस्त 1994। और ये जो भी ये प्रश्न थे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके, ये सभी क्वेश्चन यूपी SSC के परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगाइएगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं जिस भी टॉपिक से, उन टॉपिक को आप लोग प्रेफरेंस दीजिएगा यूपी जीके पढ़ते समय। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आने वाले वीडियो में जो है अगला जो उत्तर प्रदेश के जो और जो टॉपिक हैं, जैसे कि ग्राम समाज एवं विकास हो गया, इस पहले तो 25 नंबर का आता था लेकिन इस बार 5 नंबर का कर दिया है। अगले वीडियो में उसको कराऊंगा। फिर उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी 5 नंबर का है। तो इसको भी ऐसे ही जितने भी प्रश्न मतलब विगत वर्ष में यूपी SSC परीक्षाओं में आए हुए हैं उनका भी करवाऊँगा। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन है। सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे समझ में आ रहा है वो है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसको भी अब लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी जिनमें यूपी SSC परीक्षा में पिछले वर्षों में जितने भी संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन सबको कराया जाएगा। और टॉपिक वाइज, जैसे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान तो हो गया, इसमें 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 21 तारीख को लेखपाल की परीक्षा में। तो इसको भी अगले वीडियो में, मतलब अगले जो 4-5 वीडियो आएंगे उसमें यही सब रहेंगे। कंप्यूटर का देखा जाए तो कंप्यूटर के भी जो यूपी SSC की परीक्षाओं में विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं उनको कराया जाएगा। उसके बाद इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी परीक्षा में नहीं आए हुए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे वह हाई पोटेंशियल रखते हैं लेखपाल की परीक्षा में आने के लिए, इसलिए उनको भी शामिल किया गया था। और जो आगे जो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, चाहे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास आएगी, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन रहेंगे जो विगत वर्ष में यूपी SSC के चाहे जिस भी एग्ज़ाम में आए हों उनको रखा जाएगा, उनको कराया जाएगा। इसके बाद हम उन क्वेश्चन को भी लेने का प्रयास करेंगे जो हाई पोटेंशियल के क्वेश्चन हों, जिनका मतलब संभावना बहुत ज़्यादा हो कि वह आएंगे। तो और इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की का भी प्रयास करेंगे हम लेने के लिए, क्लास आएगी उसके लिए भी, जिससे मतलब यूपी SSC के विगत वर्षों में चाहे जिस भी परीक्षा का हो सबको लिया जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा, मतलब टॉपिक वाइज, मतलब विगत वर्ष के सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे एक साथ, उसके बाद हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे लेखपाल के लिए, जिसमें जो लेखपाल के जो मानक हैं, मतलब जो सिलेबस है, जो प्रश्न आने वाले हैं, चाहे करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न हों, डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न हों, उनको उसी के अनुसार उसमें क्वेश्चन होंगे, उसी के अनुसार उसमें मतलब जितने नंबर के क्वेश्चन, चाहे यूपी जीके से 20, उसी के अनुसार उसमें नंबर क्वेश्चन रखे होंगे और उन्हीं को हम लोग हल करेंगे।